हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि मेंबर्स और शेयर होल्डर्स का क्या मीनिंग होता है, उनके बेसिक डिफरेंसेस, मेंबरशिप कैसे मिलती है कंपनी में और कैसे टर्मिनेट होती है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स। एज यू ऑल नो, मेंबर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। जब कोई मेंबर बनने का कंसेंट देता है तो उसका एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है कंपनी के साथ में। इसी के साथ में उसको बहुत सारे स्टैट्यूटरी, कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल राइट्स मिलते हैं। सो लेट्स डिस्कस दोज राइट्स वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल राइट्स की। बेसिकली ये राइट्स वो होते हैं जो मेंबर्स को उनकी पर्सनल कैपेसिटी में मिलते हैं। इसके लिए उन्हें किसी के भी सपोर्ट या मेजॉरिटी की नीड नहीं है। सो उन्हें राइट मिलता है, राइट टू रिसीव शेयर सर्टिफिकेट। अलॉटमेंट और या फिर आप बोल सकते हो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बाद में हर मेंबर को अधिकार है कि शेयर सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर अंदर उनको अलॉट हो जाए, मिल जाए। ये एक तरीके से उनकी ऑनरशिप के प्रूफ का काम करता है। दूसरा उनको अधिकार है शेयर्स ट्रांसफर करने का। किसी भी पब्लिक कंपनी में मेंबर्स फ्रीली अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू देयर कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बट यस, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन लगी होती है जो कि उनको फॉलो करनी होती है। नेक्स्ट इज राइट टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड मीटिंग्स। हर मेंबर के पास ये राइट है कि उनको जितनी भी जर्नल मीटिंग्स हैं उनका नोटिस मिले। साथ ही साथ मीटिंग में उन्हें बोलने का और वोट करने का भी अधिकार है। नेक्स्ट इज राइट टू वोट। जैसे कि अभी हमने बोला, हर मेंबर को मीटिंग में वोट करने का अधिकार है। मेंबर्स कैन वोट ऑन रिजोल्यूशंस पर्सनली और बाय प्रॉक्सी। वो चाहे तो अपनी जगह अपने प्रॉक्सी को भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू रिसीव डिविडेंड्स। जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, हर शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से अपना शेयर एज डिविडेंड रिसीव करने का राइट है। नेक्स्ट, राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स। मेंबर्स को अधिकार है कि कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, एनुअल रिटर्न है, मिनट्स है मीटिंग के, या फिर एमओए या एओ जैसे डॉक्यूमेंट्स वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट टू अप्लाई फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। अगर किसी मेंबर का नाम गलत एंटर हुआ है या फिर नहीं एंटर हुआ है रजिस्टर में, तो इस चीज के लिए वो एनसीएलटी को भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर करेक्शन। अभी हमने देखा कुछ ऐसे राइट्स जो मेंबर्स अपने पर्सनल कैपेसिटी में यूज कर सकते हैं, उनको बोला जाता है इंडिविजुअल राइट्स। बट कुछ ऐसे भी राइट्स होते हैं जो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में यूज नहीं कर सकते, उसके लिए उन्हें मेजॉरिटी की नीड होती है या फिर एक ग्रुप की नीड होती है। उसको बोला जाता है कलेक्टिव राइट्स ऑफ मेंबर्स। सो सबसे पहले है इसमें राइट टू कॉल अ जनरल मीटिंग। बच्चे, कंपनी में सालाना एक मीटिंग होती है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं मेंबर्स के द्वारा, जिसको बोला जाता है एनुअल जनरल मीटिंग। अगर इसके एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा अगर मेंबर्स को कोई बात करनी है, इसके लिए उनके पास अधिकार है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। बट इसके लिए उन्हें एज अ ग्रुप काम करना होता है। कम से कम 10% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल आपके पास है, तब वो मेंबर्स मिलके कंपनी को बोल सकते हैं कि ईजीएम बुलाई जाए। नेक्स्ट इज राइट टू डिमांड अ पोल। जब मीटिंग होती है वहां पे वोट्स के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। सो मेंबर्स के पास ये अधिकार है मीटिंग के दौरान, अगर उन्हें पोल की नीड है, मतलब अगर वो वोटिंग पोल के द्वारा करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। बट इसके लिए कम से कम 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर जिनके पास है उनको इस बात के लिए डिमांड करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज राइट टू अप्लाई फॉर इन्वेस्टिगेशन। सपोज कभी मेंबर्स को ये लगता है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ गड़बड़ है, इसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकते हैं। शर्त ये है कि कम से कम इसके लिए 100 या उससे ज्यादा लोग बोले, या फिर टोटल वोटिंग राइट्स के कम से कम 10% मेंबर्स इस चीज के लिए एप्लीकेशन लगाए, तभी ये राइट वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट टू प्रिवेंट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट।
मुझे कभी अगर मेंबर्स को, स्पेशली जो माइनॉरिटी मेंबर्स होते हैं, उनको ये लगता है कि कंपनी में चीजें सही नहीं हो रही, जो मैनेजमेंट है अपने राइट्स का गलत यूज कर रही है, कोई इनजस्टिस हो रहा है, इसके लिए मेंबर्स एनसीएलटी को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट टू अप्रूव मेजर डिसीजंस। जितने भी कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो मेजॉरिटी द्वारा लिए जाते हैं। दो टाइप से लिए जाते हैं, एक सिंपल मेजॉरिटी द्वारा, दूसरा डेफिनेट मेजॉरिटी द्वारा। अगर नॉर्मल डिसीजन है जिसपे कंपनी के स्ट्रक्चर पे या उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होना, वो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, सिंपल का मतलब होता है यहाँ पे 51% मेजॉरिटी अगर है तो वहां से डिसीजन लिया जाता है। अगर इम्पोर्टेंट मैटर है, जैसे कि आपको कंपनी के मेमोरेंडम या आर्टिकल में चेंज करना है, इस तरीके के इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, तो उसके लिए डेफिनेट मेजॉरिटी मतलब 75% वोट्स चाहिए होते हैं, तभी अप्रूवल मिलता है। जो सिंपल मेजॉरिटी है उसको बोला जाता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जो डिसीजन डेफिनेट मेजॉरिटी से लिए जाते हैं उनको बोला जाता है स्पेशल रेजोल्यूशन। बट दोनों के लिए ही मेजॉरिटी की नीड होती है, तभी वो डिसीजन लिए जाएंगे। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्री राइट्स। डॉक्यूमेंट्री राइट्स वो राइट्स होते हैं जो मेंबर्स को कंपनी के डॉक्यूमेंट से मिलते हैं, जो कि है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे मैंने शेयर सर्टिफिकेट भी मेंशन किया है, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि एक तरीके से है प्रूफ ऑफ ऑनरशिप ऑफ शेयर्स। या मेंबर्स को ये राइट देता है कि वो इन शेयर सर्टिफिकेट से डिविडेंड ले सकता है जितने उन पे शेयर्स लिखे हुए हैं, या फिर उन शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है। तो उसका प्रूफ ऑफ टाइटल क्या देता है? शेयर सर्टिफिकेट देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का चार्टर है जिसमें कंपनी का स्कोप, ऑब्जेक्टिव, पावर सब डिफाइन होता है। ये बताता है कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। ये मेमोरेंडम मेंबर्स को अधिकार देता है कि एक तो वो ये जांचे कि कंपनी उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर रह के ही काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं करती तो मेंबर्स को पूरा अधिकार है वो कंपनी को रोक सकता है। नेक्स्ट है, इसमें आप बोल सकते हो कि अगर कोई भी मेमोरेंडम में चेंज होता है जिसके लिए शेयर होल्डर्स रेडी नहीं है, प्रॉपर अप्रूवल नहीं हुआ है, इस चीज के लिए भी मेंबर्स ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली कंपनी के रूल्स, इंटरनल रेगुलेशन ये सब होता है। मेंबर्स को पूरा अधिकार है कि जो भी रूल्स उसमें लिखे हुए हैं वो ये ध्यान रखे कंपनी उसको फॉलो कर रही है। अगर कंपनी उन रूल्स को फॉलो करे बिना कुछ काम करती है तो मेंबर्स उसके लिए ऑब्जेक्ट कर सकता है। मेंबर्स को पूरा अधिकार है कि आर्टिकल्स के द्वारा, स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा किसी भी चीज के लिए वो अप्रूवल या डिसअप्रूवल दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सपोज कोई कंपनी है जिसके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि जितनी भी जर्नल मीटिंग्स हैं उसके लिए शेयर होल्डर्स को कम से कम 21 डेज का नोटिस दिया जाएगा। अब सपोज वो कंपनी क्या करती है, वो शेयर होल्डर्स को सिर्फ 10 दिन का नोटिस भेजती है और मीटिंग रख लेती है। अब शेयर होल्डर इस चीज के लिए ऑब्जेक्ट कर सकता है कि उनका डॉक्यूमेंट्री राइट है अंडर द आर्टिकल्स कि उनको 21 दिन का नोटिस भेजा जाए। अगर इससे कम का भेजा जाता है 95% कंसेंट के बिना, ऐसा जो मीटिंग हुई है और उसमें लिए गए सारे डिसीजंस या रिजोल्यूशन इनवैलिड हो जाते हैं। बेसिकली डॉक्यूमेंट्री राइट्स आप बोल सकते हो मेंबर्स को ये एक तरीके से अधिकार देता है या प्रोटेक्ट करता है कि कंपनी अपने पावर्स में रह के काम करे, इंटरनल रूल्स को फॉलो करे और मेंबर्स की लीगल ओनरशिप ऑफ शेयर्स को रिकॉग्नाइज करे। नेक्स्ट इज लीगल और स्टैट्यूटरी राइट्स। ये वो राइट्स हैं जो कि कंपनीज एक्ट 2013 या फिर दूसरे लॉज द्वारा दिए जाते हैं मेंबर्स को। जैसे कि राइट टू अप्लाई फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मेंबर्स को ये अधिकार दिया गया है सेक्शन 272 द्वारा कि वो कंपनी के वाइंड अप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी के बंद करने की एप्लीकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट, राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस एसेट्स ऑन वाइंडिंग अप। बच्चों, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है उस टाइम लिक्विडेटर कंपनी के एसेट्स को बेचता है और जितने भी डेट्स हैं कंपनी के, क्रेडिटर्स की पेमेंट होनी है, वो सारी लायबिलिटीज पे करता है। अगर फिर भी कुछ सरप्लस बच जाता है तो अब मेंबर्स को अधिकार है कि उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें हिस्सा ले सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट, राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली।
members of the same class basically they have the right to be treated equally. अगर वो सेम क्लास के हैं तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव उनके बीच ना हो, इनका उनके पूरे अधिकार है। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, दे हैव द राइट टू फाइल क्लास एक्शन स्वीट्स अगेन कंपनी और इट्स डायरेक्टर। अगर उनके साथ कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन है या फिर आप बोल सकते हो कोई इनके साथ में अपनी पावर का गलत यूज कर रहा है, ऐसे केस में वो मिलके कंपनी और उसके डायरेक्टर्स के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि मेंबर्स बहुत सारे राइट्स एंजॉय करते हैं, बट इन राइट्स के साथ कुछ लाइबिलिटीज भी आती हैं। अब ये लाइबिलिटीज क्या है मेंबर्स की? बेसिकली ऐसी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंबर की कंपनी के डेट्स की तरफ कि अगर सपोज कंपनी को कोई लॉस हो रहा है या कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है तो मेंबर्स को कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उनके एसेट्स में। दिस इज द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। अब ये लाइबिलिटी डिपेंड करती है कि कंपनी का नेचर या टाइप क्या है। हमारी बेसिकली तीन तरह की कंपनी है। एक है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, फिर है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और उसके बाद है अनलिमिटेड कंपनी। सो ये नेचर ऑफ कंपनी या टाइप ऑफ कंपनीज जो है इसी के बेसिस पे आप मेंबर्स की लाइबिलिटी बता सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंबर्स की लाइबिलिटी उन कंपनीज में जो कि है लिमिटेड बाय शेयर्स। ऐसी कंपनीज में मेंबर्स सिर्फ जो अनपेड अमाउंट है उनके शेयर्स का वहीं तक लायबल है। एक बार वो सारा अमाउंट पे हो जाता है, मतलब अगर शेयर्स फुल्ली पेड हो जाते हैं, उसके बाद मेंबर्स की कोई भी लायबिलिटी नहीं बचती। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स हैं और हर शेयर की वैल्यू है 10 रुपए और उसने हर शेयर के हिसाब से 8 रुपए दे चुका है, इसका मतलब कितने दे चुका है वो? 800 रुपए दे चुका है 100 शेयर्स के। अभी उसको कितना फिर बकाया है? अभी उसके बचे हुए हैं 8 रुपए दे दिए 10 में से 2 रुपए हर शेयर के उसके रहते हैं, उसके पास है 100 शेयर्स। तो उसकी जो अभी लाइबिलिटी बनती है अगर कंपनी लॉस में जाती है, वाइंडिंग अप में जाती है, ऐसे केस में उसके सिर्फ 200 रुपए की लाइबिलिटी है, उससे ज्यादा नहीं। अगर कंपनी को लॉस चाहे 2 लाख का हो जाए, वो उस शेयर होल्डर से सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए ही मांग सकती है। इससे हमें ये समझ में आया इस तरह की कंपनी में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जब जरूरत होती है तब उनसे ये मांगी जाती है। अगली तरह की कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ उस अमाउंट तक लिमिटेड होती है जितना कि उन्होंने कंपनी बनते टाइम प्रॉमिस किया था या फिर गारंटी ली थी कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो हम इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। अब ये जो गारंटी का अमाउंट होता है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, इससे ज्यादा उस मेंबर से नहीं मांगा जा सकता। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज जब कंपनी बनी तो किसी मेंबर ने प्रॉमिस किया कि वो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप 10,000 तक का कंट्रीब्यूशन करेगा। सो अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो वो मेंबर सिर्फ उस 10,000 तक के लिए ही लायबल है, इससे ज्यादा उससे नहीं मांगा जा सकता। इसको बोलते हैं मेंबर्स लायबिलिटी इन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नेक्स्ट टाइप की कंपनी है अनलिमिटेड कंपनी। इस तरह की कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती। हमने पहले जो दो कंपनीज के बारे में पढ़ा उन दोनों में ही मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड थी। अगर सपोज इस टाइप की कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है, सो ऐसे में अगर कंपनी का कोई डेट आ जाता है, कोई लॉस हो जाता है या फिर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है और उसे पैसों की जरूरत है तो मेंबर्स को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पे करना पड़ सकता है। इस टाइप की कंपनी बहुत रेयर है, एक्चुअल में नहीं होती हैं, क्योंकि जो कंपनी बनती है उसका बेसिक मोटो यही होता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो, उनको प्रोटेक्शन दी जाए। और ये कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रही अनलिमिटेड कंपनी तो इस तरह की कंपनी इंडिया में देखने को नहीं मिलती है। चलिए फिर भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर कोई अनलिमिटेड कंपनी है और उसको किसी के देने हैं 15 लाख रुपए और एसेट्स की वर्थ हो रही है सिर्फ 12 लाख। अब बचे हुए 3 लाख जो मेंबर्स हैं उनको मिलके कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी ऑफ पास्ट मेंबर्स। पास्ट मेंबर वो पर्सन होता है जो कभी तो कंपनी में मेंबर था लेकिन अब नहीं है, उसकी मेंबरशिप सीज हो चुकी है। जनरली आप बोल सकते हो या तो भी उसके शेयर्स ट्रांसफर हो गए होंगे, बेच दिए होंगे किसी को या फोरफिट कर दिए गए होंगे।
सो नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी पर्सन की मेंबरशिप खत्म हो जाती है, उसका कंपनी से कनेक्शन भी खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ सिचुएशन में, स्पेशली वाइंडिंग अप में, किसी पास मेंबर्स को भी कंपनी के एसेट्स में कंट्रीब्यूट करने को बोला जा सकता है। अब ये कब लायबल होते हैं? फर्स्ट इज दे वर अ मेंबर विद इन 1 ईयर बिफोर वाइंडिंग अप। जब उनकी मेंबरशिप खत्म हुई, उसके 1 साल के अंदर अंदर का कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई और उनका कोई अमाउंट अनपेड है, ऐसे केस में उनको लायबल बोला जा सकता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज किसी ने शेयर्स बेचे हैं अपने, 100 शेयर्स थे उसके पास, उसने बेच दिए, लेकिन उसमें उसने ₹6 पर शेयर ही पे किया था और अभी ₹4 बाकी है। और 1 साल के अंदर ही अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, तो उसको जो बकाया अमाउंट है एज ₹4 पर शेयर, उसको पे करने के लिए बोला जा सकता है। नेक्स्ट, उसको जिन डेट्स के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला जा रहा है, वो तभी इनकर हुए थे जब वो मेंबर था। अगर उसकी मेंबरशिप के बाद कुछ क्रेडिटर्स आए हैं या ऐसे कोई डेट इनकर हुआ है, उसके लिए वो मेंबर लायबल नहीं है। नेक्स्ट इज लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड और मिसकंडक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 339 कहता है, अगर वाइंडिंग अप के दौरान लिक्विडेटर को ये पता लगता है कि बिजनेस किसी फ्रॉड के इंटेंशन से या फिर अनलॉफुल पर्पस के लिए किया गया है, ऐसे केस में एनसीएलटी डिक्लेयर कर सकता है कि मेंबर्स, डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स हु वर नॉइंगली पार्टीज टू द फ्रॉड शेल बी पर्सनली लायबल फॉर कंपनी डेट्स। ये लोग, मेंबर्स, डायरेक्टर, ऑफिसर्स, जिनको भी इस फ्रॉड के बारे में जानकारी थी, वो कंपनी के डेट्स के लिए खुद मतलब पर्सनली लायबल होंगे। उनकी लिमिटेड लायबिलिटी वाला जो उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ था, वो हटा लिया जाता है। सो आप कह सकते हो बेसिकली ये जो लिमिटेड लायबिलिटी का एक एक्सेप्शन कहा गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आपका मेंबर्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप मैंने सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं और आपको क्लियर हो गया है। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।